हो रही है, मुझे नहीं लगता इस तरह की गोष्ठियों में कुछ सीखने को मिलता नहीं है। सिर्फ़ वाह-वाह कह के चल जाने से कोई सृजनात्मक विकास नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि इस तरह की गोष्ठियों से यह फ़ायदा लेनी चाहिए, क्योंकि पत्रिका में जब तक रचनाएँ आपकी प्रकाशित नहीं है, तो सुधारने की तमाम गुंजाइशें हैं। लेकिन जब रचना एक बार प्रकाशित हो जाती है, तो फिर वह अपनी छवि उसी प्रकार छोड़ जाती है। पहली बात, आज के जो अध्यक्ष हमारे हैं आचार्य ओम नीरव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद उनको भी हम देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आज ये लोक कथा गोष्ठी में वे शामिल हैं, एक अध्यक्ष के रूप में। और संयोजक जो अपर्णा गुप्ता, विशेष रूप से उनको धन्यवाद देते हैं अपर्णा गुप्ता जी को कि वे इस तरह की गोष्ठियों का आयोजन करने का, संयोजन करने का उन्होंने भार लिया है और मंजू सक्सेना को उन्होंने सहयोग किया है, हाथ बटाया है, इस तरह की गोष्ठियों को एक सार्थक करने के लिए। धन्यवाद ज्ञापन जब वो करेंगे सुरभि सिंह को मैं पहले ही धन्यवाद दे देता हूँ। मुझे मालूम है आभार कि मुझे आपका। भी तो धन्यवाद देंगी। आभार। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सुरभि सिंह को। और उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें ये बतलाएँ, क्योंकि लोक कथा के बारे में बहुत कुछ ना जानते हुए भी मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। लेकिन कहना उतना ही चाहता हूँ जितना कि आप लोग पचा सकें और जितना समय इजाज़त दे। आप मुझे कितना समय दीजिएगा उसी बीच में मैं बोलने का कष्ट करूँगा। देखिए हमारे पास अभी 30 मिनट है। 10 जी, मिनट हुए ठीक है। होंगे, ये 40 मिनट की गोष्ठी है, तो नहीं, आप नहीं तो आराम से बोल इसीलिए मैं सकते हैं, जानना हमें चाहता हूँ कुछ सीखने का मौका मिलेगा इससे, क्योंकि बार बार मौका नहीं हेलो, मिलता फिर। तो हम थोड़ी देर बात करते हैं। आप बहुत अच्छे से अपना समय लेकर बोलिए हम लोगों को। मैं संक्षिप्त में थोड़ी-सी मैं लोक कथा के बारे में बोलना चाहूँगा, उसके बाद मैं समीक्षा पाता हूँ। जी समीक्षा तो 2-2 लाइन में हो जाएगी और सबसे अच्छी समीक्षा तो उसको कहा जाता है जो लोग कहते हैं, ये लोक कथा अच्छी है या बुरी है। इसको तो 2 मिनट में कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी लोक कथाएँ हमने सुना है, उसमें विकास की पूरी संभावनाएँ हैं और इस मायने से उनकी लोक कथा के बारे में यदि मैं 2 लाइन अपनी भावना रख दूँ, एक समीक्षक के रूप में नहीं, मुझे आप समीक्षक बिल्कुल ना मानिए। मुझे लगता है कि एक समीक्षक आलोचक जो होता है, वो पूरा ग्रहित होता है और हम जो रचना लिखते हैं, लोक कथा लिखते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, वो सिर्फ़ समीक्षक या आलोचकों के लिए नहीं लिखते हैं, आम पाठकों के लिए लिखते हैं। यदि हम किसी रचना को एक पाठक समझता है, तो मुझे आप एक पाठक के रूप में स्वीकार कीजिएगा, मैं जो कुछ भी बोलूँगा। हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे बहुत सारे लोग असहमत भी होंगे, गलत बातें भी हो सकती है क्योंकि कोई भी आदमी सर्वज्ञाता नहीं होता। हो सकता है मुझे कुछ सीखने का मौका मिला, लेकिन मैंने 40 वर्ष के अंतर में चूँकि लघु कथा आंदोलन की मुख्य भूमिका में मैं लगातार 30 वर्षों तक रहा हूँ, 40 साल तक। तो उससे हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, उसे थोड़ा-सा बाँटने का मैं प्रयास करता हूँ। दरअसल लोक कथा की समीक्षा होती क्या है? लोक कथा की समीक्षा कीजिए। हम इसे किस रूप में लेते हैं? सिद्धांत या शास्त्रीय दृष्टि से। लोक कथा लिखने का क्या पैमाना है? सबका तो एक गज़ल लिखने का जिस तरह पैमाना होता है, उसका शास्त्र होता है, कहाँ मात्रा कितनी जोड़नी घटानी है, उसी प्रकार लघु कथा का भी शास्त्र है। इसमें 2-3 किताबें हमारे पास है, जैसे जैसे सतीश पुष्कन्ना जी तो लघु कथा के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनकी एक किताब है बहस के चौराहे पर, लघु कथा बहस के चौराहे पर। एक किताब मधुदीप ने निकाला है जो अभी मेरे पास है भी, ये देख रही होंगी। ये मधुदीप ने निकाला है लघु कथा के समीक्षा बिंदु। उनकी मृत्यु के कुछ महीना पहले ये प्रकाशित हुई। बहुत अच्छी पुस्तक उन्होंने देकर उन्होंने यह पृथ्वी से विदा लिया है। उन लेखकों के लिए जो चाहते हैं कि हम अच्छी लोक कथा लिखें, बेहतर लिखें या हम लोक कथा का शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान प्राप्त कर सकें। उनके लिए भी उसमें मेरे भी एक लेख है लगभग 25 पन्ने का। लगभग 25 पन्ने का वो लेख है, उस पुस्तक में प्रकाशित जिसमें हमने यह बताने का प्रयास किया है कि लघु कथा को हम ज़्यादा बेहतर कैसे पहचान सकते हैं। किसी लघु कथा को अच्छा या बुरा कहने पहले उसके बैकग्राउंड में या उसकी
पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो अधिकांश लघु कथाकार हैं, वो लघु कथा के रूप में या तो लघु कहानी लिख रहे हैं, या कहानी का जो एक विषय वस्तु होता है, उसका प्लॉट जिसको कहते हैं, कथानक, उसको रख देता है, लिख देता है कि ये लघु कथा है। तो ये लघु कथा के सृजन में बाधक साबित होती है, क्योंकि हम आप ये लघु कथाकार ही के नहीं, बहुत से अच्छे बड़ी-बड़ी पत्रिकाओं के संपादक भी हैं, जैसे हिंदुस्तान अखबार है, बहुत बड़ा संपादक है। वो कभी लघु कहानी को लघु कथा नाम से छाप देगा, कभी लघु कथा को लिख देगा कहानी। तो ये भ्रम बहुत सारे लोगों में है। इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं लघु कथाकारों से बस इतना ही निवेदन करूँगा कि वे इस तरह की जो शास्त्रीय पुस्तकें हैं लघु कथा के बारे में, उसका एक बार अध्ययन ज़रूर करें। और फिर हम लोग तो हैं ही, थोड़ी बहुत जहाँ बातें होती हैं बतलाने के लिए, और इसीलिए मैं सोचा था बहुत कुछ कहने का, लेकिन समय है, कम है। इसलिए लघु कथा के बारे में और विस्तार से मैं क्या कहूँगा, ये जो मैं आपको जो लोक कथाएँ पढ़ी गई, इसके बारे में कुछ बोलूँगा तो शायद उसमें कुछ बातें स्पष्ट हो भी जाएगी। और मुझे जो कल लोक कथाएँ मिली, देखिए त्वरित लोक समीक्षा एक अलग बात है। त्वरित समीक्षा ऐसी होती है, जिस तरह कविता को सुन के आप गज़ल सुन लीजिए, काफ़िया मात्रा नहीं भी ध्यान दीजिएगा, यदि कुछ बातें आपको हृदय को छू गई, लोग ताली बजा देते हैं। अरे वाह! क्या कह दिया। लेकिन जो शास्त्रीय ज्ञान जानता है, वो जानता है कि गज़ल तो कहा ही नहीं, ये तो कुछ और कह गया। तो त्वरित समीक्षा जब होती है, तो बहुत बार ऐसी बातें हो जाती है कि लघु कथा के पैमाने पर यदि कोई लघु कथा नहीं भी है, तो हम कह देते हैं कि बहुत अच्छी लघु कथा है। हमने इसीलिए बहुत गंभीरता से आज हम भाग लेना चाहे, चूँकि लोक कथा की इस तरह की गोष्ठियाँ, जहाँ कि हम निष्पक्ष ढंग से बोलने के लिए, खुले मन से बोलने के यदि आमंत्रण मिलती है, तो मेरी भी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। और इस ज़िम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए हमने जितनी भी लोक कथाएँ कल मुझे इस ग्रुप में प्राप्त हुई, उसे हमने पढ़ने का प्रयास किया, पूरी ईमानदारी से हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने छोटी-छोटी टिप्पणियाँ हमने लिखा उसी समय। हो सकता है मैं आपको टिप्पणी बाद में भेज भी दूँगा, बाद में स्थिर से उसको देखने पढ़ने के लिए। उन टिप्पणियों पर यदि लोक कथाकार ध्यान दें, जो जिस लोक कथाकार के बारे में हम बोलेंगे, जिस लोक कथा के बारे में, उससे उनको एक जानकारी मिल जाएगी कि लोक कथा को हमने तो अभी पूरा सुना ही, हमने कल पढ़ा भी, और उसके बाद हमने जो अनुभव किया, उसमें है। और इसमें सबसे पहले मैं बतला दूँ, किसी भी लघु कथाकारों को निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आदमी लिखते-लिखते बेहतर लिखता है। एक दिन में कोई बहुत बेहतर लिख ले, ऐसा नहीं है। मैं भी 40 साल से लगातार लघु कथा लिख रहा हूँ, फिर भी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं जैसे आज मैं जो लघु कथा पढ़ूँगा आपको बहुत अच्छी लगेगी, यह मैं दावे के साथ नहीं कर सकता। पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। इसीलिए आप जो लघु कथा पढ़े हैं, मैं सिर्फ़ उसका मूल्यांकन कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप इससे ही बेहतर और भी लोक कथाएँ लिखी हों, या लिखे हों, रखे हों। दूसरी बात कि यहाँ पर तो आधी आबादी से बड़ी वाली बात हो गई है। लोक कथा में लोक कथा लेखिका अधिक है, लोक कथा लेखक कम नज़र आए। तो चलिए, ये भी एक ख़ासियत है कि महिला लेखिकाओं में लघु कथा के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, मुझे लगता है कि आजकल जो समय आ गया है बड़ी-बड़ी कहानियों को नहीं पढ़ने का, या पाठक नहीं पढ़ते हैं, लघु कथाएँ पुस्तकें अधिक पढ़ी जा रही है, और ख़ासकर महिला वर्ग जिनको समय भी बहुत कम मिलता है, काम-काज, घर के सारे काम-काज निपटा कर, और वो चाहती है कि हम अपनी बातों को किसी तरह अभिव्यक्त करें, तो उनको मुझे लगता है कि कविता और लघु कथा से ज़्यादा बेहतर उनके लिए और कोई विधा नहीं है, जिसको कम समय में वो बेहतर अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकती हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ नलिनी श्रीवास्तव को। इसमें कुछ लोक कथाएँ का ज़िक्र मैं उससे वैसा भी कर रहा हूँ, जिसे मैंने करा पढ़ा है। हो सकता है वो आज उपस्थित नहीं हो सकी हैं। फिर भी मैं उसे इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा हूँ, तो उसकी जानकारी आप लोग को भी होनी चाहिए, क्योंकि मंच पर तो लोक कथाएँ गई हैं, अब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सबसे पहले नलिनी श्रीवास्तव। तो नलिनी की जो लघु कथा है, निर्जीव मोह। निर्जीव मोह वो कोरोना काल पर लिखी गई उनकी ये एक बेहतर लघु कथा है। कोरोना काल में बहुत सारी लघु कथाएँ लिखी गई है, और बहुत सारी सतही लघु कथाएँ भी है, जिसमें कोरोना काल का सिर्फ़ ज़िक्र कर दिया और बात हो गई खत्म। हमने भी कोरोना काल पे एक लघु कथा लिखा है, सिमटती दूरियाँ। इस पर अनिल पतंग ने लघु फ़िल्म भी बनाया है, यूट्यूब में आप देखे होंगे। तो कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। तो नलिनी जी की जो लघु कथा है,
निर्जीव मोह, ये कोरोना काल की एक बेहतर लोक कथा है। बस थोड़ी-सी शैली में परिपक्वता की ज़रूरत है। शैली थोड़ा-सा और बेहतर हो, प्रभावकारी हो, तो एक जानदार लोक कथा बन सकती है। लोक कथा के अंत में उन्होंने लिखा है, सभी सिसकते हुए कह रही थी, लास्ट में उन्होंने लिखा है। ये बात यदि वो पहले कह देती और जो उन्होंने कहा है, उस पर वो अंत करती, तो मुझे लगता है कि ये लोक कथा और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। क्योंकि अंत में जब आप कह देते हैं कि सभी सिसकते हुए उन्होंने ये बात कहा, तो वहाँ बात खत्म हो जाती है। आप पाठक फिर उससे आगे का सोचने का प्रयास करना नहीं चाहता। लघु कथा का अंत ऐसी होनी चाहिए। कहानी का अंत और लघु कथा का अंत में यही अंतर है। कहानी के अंत में निष्कर्ष छोड़ देता है। आप कफन पढ़िए प्रेमचंद की कहानी को तो निष्कर्ष छोड़ जाते हैं, कि फिर क्या हुआ? लेकिन लघु कथा में ठीक उल्टा होता है। इसमें अंत नहीं होता। अंत पाठकों पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए लघु कथा का प्राण तत्व होता है। लघु कथा का प्राण तत्व अंत जब है, वो यदि आपको हृदय पर ऐसा चोट कीजिए कि आदमी तिलमिला कर रह जाए पढ़ने वाला। अब वहां से वह सोचना शुरू करे, वहां से वह सोचना शुरू करे। ये लेखक का काम नहीं है निष्कर्ष निकालना, कि वो बता देगा तो फिर उसके पास रह क्या जाएगा अगले लोगों को सोचने के लिए, पाठकों को सोचने के लिए। दूसरी है जिज्ञासा सी की लोक कथा, जो स्त्री सशक्तिकरण में लेखिका ने जो बात कहना चाहिए है, वह लघु कथा में पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी। आप खुद दोबारा उसको लघु कथा पढ़िए कि आखिर वो भीतर से कहना क्या चाहती है। वो तो बता ही देगी कि वो क्या कहना चाहती है। तीसरा व्यक्ति जो पाठक जो पढ़ता है, हम कुछ ऐसी बात कहें जो बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आ सके। इसी थीम बहुत अच्छा है। इसी थीम को बेहतरीन लोक कथा बनाई जा सकती है। बस थोड़ी-सी और मेहनत की ज़रूरत है। उसको 1-2 बार परिष्कार कीजिए। किसी भी रचना को, चाहे कविता हो, कहानी हो, लोक कथा हो, एक बार लिख देने से छोड़ना नहीं चाहिए। आप उसको एक बहुत बड़े लेखक कह गए हैं कि आप जो लिखते हैं, उसको आप 2-4 दिन बाद खुद पढ़िएगा ना, तो आपको खुद लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो और थोड़ा-सा परिष्कार कर दें, तो ये लोक कथा और बेहतर हो सकती है। उसके डॉक्टर श्याम गुप्ता जी हैं, श्याम गुप्ता। शीर्षक है मीट टू प्लस। मैं इस पर नहीं जाता हूं कि शीर्षक अंग्रेजी है कि हिंदी है। बहुत सारी लोक कथाओं का शीर्षक अंग्रेजी में भी दिया गया है और लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन यदि वो वैसी अंग्रेजी हो जो कि आम पाठक आसानी से समझ ले, तब तो ठीक है। क्योंकि लघु कथा का जो शीर्षक होता है, वो भी बड़ा महत्व का होता है। लघु कथा पढ़ के ही फिर लोग आगे पढ़ने के लिए बढ़ते हैं। तो इस शीर्षक से मुझे परहेज इसलिए है, इसका शीर्षक कुछ और दिया जा सकता था। मिड टू प्लस में बहुत सारे ऐसे पाठक होंगे, मुझे लगता है 60% ऐसे पाठक होंगे जिनको इसकी बात समझ में नहीं आएगी कि इसका मायने क्या होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि शीर्षक के किंतु इस लघु कथा में जो संवाद, वो बहुत प्रभावकारी है। उन्होंने जो संवाद के जरिए जो लघु कथा को कहने का प्रयास किया है, उसकी मैं दाद देता हूँ। बहुत अच्छे तरह से उन्होंने संवाद प्रकट। लघु कथा का जो अंत होना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से पाठक को समझ में आ जानी चाहिए। अंत, कि हाँ, लेखक ने क्या कहना चाहा। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ दीप्ति श्रीवास्तव। दीप्ति श्रीवास्तव की लघु कथा कड़ा, आंतरिक अंतर्द्वंद को देखिए, उनकी लघु कथा पढ़ी, बहुत सारी बातें लघु कथा में सीधे-सीधे कह दिए तो उतना प्रभाव नहीं डालेगा जितना कि उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से कहिए, तो वो ज्यादा असरदार होता है। दीप्ति श्रीवास्तव ने कड़ा में आंतरिक अंतर्द्वंद को मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया है, जो इस लघु कथा की अतिरिक्त विशेषता है। शीर्षक भी बिल्कुल सटीक है, इसका शीर्षक बिल्कुल सही है। अब बस लघु कथा का अंत पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं बार-बार कह रहा हूं, अधिक लघु कथाकार लोग इसी अंत में गलती कर जाते हैं। मैंने भी बहुत बार किया है। लेकिन मैं कह रहा हम ही अच्छे लघु कथाकार बने रहे। ये ऐसा मंत्र है जिसे जो लघु कथाकार अपना लेगा, वो बहुत सफल हो जाएगा।
लघु कथा का अंत संवाद से हो तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। शीर्षक सटीक होते हुए लघु कथा का अंत पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लघु कथा का अंत ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए देखिए, वो खुद भी समझ रही होंगी। जोरदार हंसी हंसते हुए बोली, ये लास्ट, ये अंत में शब्द है, जोरदार हंसी हंसती हुई बोली। ये चीज अगर पहले आप डाल दीजिए तो जोरदार हंसी हंसते हुए बोली, पानी पड़ने से मेरी कॉफी का स्वाद बिगड़ जाता है। और तुम्हें पता है ना कि कॉफी की मेरी लत, अब तो मैं उसकी उसकी आदि बन चुकी हूँ। बस इसी संवाद के साथ यदि लघु कथा का अंत हो जाए तो पाठक फिर वहां से सोचना आरंभ करेगा। और जब पाठक सोचना आरंभ करता है, वही लघु कथा हृदय में समा भी जाती है। सविता श्रीवास्तव की लोक कथाएं, बहुत सारी लोक कथाएं एक कथानक पर लिखी गई है। समाज में बहुत सारी ऐसी लोक घटनाएं, लोक कथाएं हैं जिस पर दूसरे लोक कथाकार भी उस पर आजमाइश करते हैं। इसलिए ही इस लोक कथा की श्रेणी में सविता की लोक कथा भूख को भी रखी जा सकती है। इस तरह की लोक कथाएं बहुत सारी लिखी गई है। विषय में कोई नयापन नहीं है, लेकिन फिर भी पाठकों को उनकी यह लोक कथा प्रभावित करती है। क्यों करती है? कि आरंभ में जो उन्होंने अनावश्यक विस्तार जो दिया है, उसको सिर्फ थोड़ा सा हटा दे। आरंभ में थोड़ा सा अनावश्यक विस्तार हो गया है। लघु कथा में जिस तरह कविता में एक शब्द भी अतिरिक्त आने पर खड़ने लगता है, लघु कथा में भी यदि 2-4 लाइन भी यदि अतिरिक्त आ गया तो पाठक को खड़ने लगता है। आरंभ में थोड़ा सा व्याख्या अधिक उन्होंने किया है, और ये मुझे लगता है कि इसका आरंभ जहां पर उन्होंने लिखा है शाम होने को आई, वहां से बीच में है, वहां से असली लोक कथा की शुरुआत होती है। लोक कथा के अंत में भी नहीं, बिटवा ले लो इका, बच्चन को दे दिया, लेन देन का हिसाब सभी होए के चाहिए, लेन देन का हिसाब सही हो के चाहिए। यहाँ पे यदि वो लोक कथा का अंत कर देती हैं तो लोक कथा बहुत अच्छी लोक कथा है, बहुत अच्छी लोक कथा है। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतनी अच्छी लोक कथा लिखने के लिए। उसके बाद है विजय, इसमें 2-4 लोक कथाएं बहुत अच्छी है, जिसमें उनकी ये लोक इस लोक कथा को रखी जा सकती है। हालांकि कोई क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई है, उधर के क्षेत्र के लोग थोड़ा ज्यादा उसको समझेंगे। हिंदी वाले को थोड़ा समझने में भले कठिनाई हो, लेकिन लोक कथाएं बहुत अच्छी है। उन्होंने जो प्रस्तुत किया है, एक ईमानदार व्यक्तित्व को दिखलाया है कि किस तरह वह मुनाफे में किसी पास पैसा को लेना नहीं चाहती, चाहे वो गरीब है तो क्या है। लेकिन इसमें अंत में ये लिखने की कोई कतई जरूरत नहीं है कि शायद भूख बहुत अधिक थी। अरे भूख अधिक थी तो वो तो जो संवाद व्यक्त की उसी से पता चल जा रहा है कि भूख अधिक थी, तब तब ना वो दुकान लेके बैठी है। वो लेखक को इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर विजय कुमारी मौर्य लखनऊ की है। एक मुझे बड़ा आश्चर्य हुई इनकी लोक कथा पढ़ते हुए। इनकी कविताएं तो हमने बहुत पढ़ा है और समीक्षा अच्छी लिख लेती है। इधर हमारे ग्रुप में बहुत चर्चा लाइन की मुक्तक डाल रही हैं, बहुत अच्छी डाल रही हैं। एक अच्छी मंचीय लगती है कि जैसे मंचीय कवित्री है। तो एक मंचीय कवित्री इतनी अच्छी लघु कथा लिख सकती है, यह देख के वास्तव में बहुत प्रसन्नता हुई है आज। मैं उन्हें इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक कविता के साथ वो एक अच्छी लघु कथा को साधने में निपुण दिख रही है। इनकी जो लघु कथा है बड़ों की सूझबूझ, ये एक सकारात्मक सोच की लघु कथा है। कोई जो नहीं कि हम लघु कथा को हमेशा नकारात्मक दृष्टि से लिखें। सकारात्मक सोच में लिखी गई लोक कथाएं भी बहुत अच्छी होती है, बशर्ते कि उसको लिखने का एक ढंग होना चाहिए और उसकी घटना बहुत प्रभावकारी होनी चाहिए। इन्होंने जो निर्वाह किया है बड़ों की सूझबूझ में, इसमें कथानक भी ठीक है और सकारात्मक संदेश दे जाती है। लोक कथा के अंत में उन्होंने लिखा है, गांव झुलसने से बच गया। सारी चीज अच्छी करते हुए यहाँ पर अंत में खराब कर दी। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक लाइन गांव झुलसने से बच गया, पाठक खुद समझ जाएगा। लोक कथा तो इसीलिए लिखी जाती है कि हम संक्षिप्त में आपको बात कर दिए, बाकी आप समझिए। तो इस एक लाइन को यदि विजय कुमारी मौर्य हटा दें, उनकी एक बहुत अच्छी लोक कथा ये है। निवेदिता श्रीवास्तव, निवेदिता की लोक कथा निशान
इस संवाद शैली में लिखी गई एक श्रेष्ठ लघु कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी को देना चाहेंगे कि आज जितनी लघु कथाएं पढ़ी गई, 2-4 लघु कथाएं जो बहुत अच्छी है, उसमें इनकी ये छोटी सी लघु कथा है। लघु कथा में आप कभी नहीं सोचिए कि मैंने 4 या 5 लाइन में लिख दिया तो पाठक उतना प्रभावित नहीं होगा। अरे बड़ी बड़ी छोटी लघु कथा है। जितनी छोटी लघु कथा होगी, उसकी मारक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तेजाबी छुअन का एहसास करा जाती है छोटी छोटी लघु कथाएं। बड़ी बड़ी लघु कथा में तो आदमी भटक जाता है बहुत सारी बातों में। तो उनकी ये लघु कथा है निवेदिता की, संवाद शैली में लिखी है। मेरा भी प्रयास होता है कि मैं अधिकतर समाज शैली में ही लघु कथा लिखूं। क्यों कि समाज शैली में लिखने का एक फायदा यह है कि आप अनावश्यक बात कर ही नहीं सकते हैं, ना अनावश्यक आप व्याख्या कर सकते हैं। तो उन्होंने इसमें कोई व्याख्या नहीं किया, कोई बात नहीं लिखा है, सिर्फ संवाद लिखा है 4-5 लाइन में, और इसलिए ये लघु कथा बहुत अच्छी बन पड़ी है। जब माँ अंगूठी तो उतार दी है मैंने, परंतु अंगूठी के निशान का क्या करूं। देखिए, यही है लघु कथा का प्राण तत्व। अंगूठी तो उतार दी है मैंने, लेकिन अंगूठी के निशान का मैं क्या करूं। देखिए कितनी तेजाबी छुअन उन्होंने दिया है, दिल तीन मिलाया जाता है। कितनी बड़ी बात उन्होंने, अंदर की बात तो उन्होंने बाहर कहा। यही है लघु कथा की खासियत कि आप अंतिम अंतिम वाक्य इस तरह छोड़िए जिस तरह कोई तीर छोड़ता है चिड़िया की आंख को छेदने के लिए, और वो जो तीर है एकदम निशाने पर लग जाता है। इन्होंने ये जो लिखा, ये बहुत ही उम्दा किस्म की लघु कथा निवेदिता की। और मुझे लगता है कि जिन्हें यदि कुछ सीखना है, सबको सीखना चाहिए एक दूसरे से, हमें हो या कोई भी हो, इनकी लघु कथा को अवश्य पढ़े। मंच पे दी गई है निवेदिता की लघु कथा, इसको पढ़ें। इसमें उनको लघु कथा के सारे तत्व मिल जाएंगे। लघु कथा का शीर्षक कैसे देनी चाहिए, अनावश्यक व्याख्या से कैसे बचनी चाहिए, किस तरह की कथा वस्तु को उठाने चाहिए, और किस तरह अंत करना चाहिए। 5 चीजें इनकी लघु कथा में आपको मिल जाएगी। इसीलिए मेरी ओर से निवेदिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद एक श्रेष्ठ लघु कथा लिखने के लिए। अपर्णा अपर्णा की दोस्ती और दुश्मनी का आरंभ लघु कथा कम, कथा अधिक लगती है। आप इस लघु कथा को आप खुद पढ़िए एक बार, अपर्णा की दोस्ती और दुश्मनी। तो शुरू से ले कुछ देर तक, कुछ दूर तक लगेगा कि किसी कहानी की भूमिका वो दे रही है। उसके बाद से फिर लघु कथा शुरू भी होती है। ये नहीं है कि उसमें लघु कथा का तत्व है, नहीं है, लेकिन ऊपर से कुछ देर के बाद है। हम क्यों ना वहीं से शुरू करें लघु कथा को, क्या जरूरत है कि हम उसी कथा दे। तो यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो यह लघु कथा भी बेहतर बन सकती है। बस दोबारा कोशिश करने की जरूरत है इस लघु कथा में। रश्मि लहर, रश्मि लहर ने जो लघु कथा प्रस्तुत किया है, आज पढ़ी गई श्रेष्ठ लघु कथाओं में से एक है रश्मि लहर की यह लघु कथा जो आज उन्होंने पढ़ी है। शीर्षक भूल रहे हैं। देखिए, साहित्य में जो गंदगी फैली हुई है, जो भाई भतीजावाद है, खेमेबाज है, जिसके कारण आज लेखक पीड़ित है, यह हर लोग जानता है। कोई नई बात नहीं है। हर लोग पीड़ित है, हर लेखक पीड़ित है। लेकिन उस पीड़ा को जिस संवाद के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिस तरह से प्रस्तुत किया है, यही इस लघु कथा की खासियत है। यह एक लघु कथा भी श्रेष्ठ लघु कथाओं की श्रेणी में आती है। हमने जो 4 लघु कथा कहा कि जो बहुत श्रेष्ठ है, उसमें रश्मि लहर की लघु कथा भी आती है। लघु कथा सृजन के पहले इस तरह की लघु कथा पढ़ने से समझ में आ जाती है कि लघु कथा का आरंभ किस तरह और अंत किस प्रकार किया जाए। इस लघु कथा में भी आरंभ और अंत जो हुआ है, वो बिल्कुल लघु कथा के पैमाने पर बहुत सही हुआ है। उसके बाद है तनु श्रीवास्तव की लघु कथा। माफ कीजिएगा, ये लघु कथा है ही नहीं, आप दोबारा देख लीजिए, इसमें लघु कथा का कोई तत्व नहीं है। तनु तनु श्रीवास्तव श्रीवास्तव आई नहीं है तो आप उनकी छोड़ दीजिए। लेकिन उनको ये बात पहुंचा सकती है। ये लघु कथा है ही नहीं, इस पर कुछ बोलना कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर सुरती सिंह और डॉक्टर प्रखर दीक्षित, ये भी बहुत समान स्तर की है। इस तरह की बहुत सी रचनाएं लिखी जा रही है, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव है नहीं। उसके बाद आती है गार्गी। गार्गी बीमार होते हुए इतनी बढ़िया लघु कथा कैसे लिख दिया, आश्चर्य है। हो सकता पहले की लिखी गई हो। गार्गी की यह प्रस्तुति अच्छी प्रस्तुति है। लघु कथा के क्षेत्र में युवा लेखिका गार्गी की बिरादरी
बेहतरीन लोक कथा है। विषय का चुनाव उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। देखिए, लघु कथा में प्रत्येक दिन हजारों घटनाएं घटती है। कोई जो है प्रत्येक घटना पर आदमी चाहे तो लिख भी सकता है, कविता, कहानी, गजल, कुछ भी, लघु कथा। लेकिन प्रत्येक घटना ऐसी नहीं होती कि जो प्रभाव बहुत ज्यादा डालेगा। हमें चुनना है कि उसमें से कौन ऐसी घटना है, चाहे वो चुनने में आपको महीना लग जाए। कभी कभी एक गजल एक शेर लिखने में आपको सप्ताह भर लग जाते हैं। कभी कभी लोक कथा लिखने में हमको भी खुद महीना लग जाता है। हम चाहे तो रोज लिख सकते हैं, उसका तो फर्मा मालूम है कहाँ पर क्या करना है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बहुत जीवंत लोक कथा नहीं हो पाएगी, कुछ दिनों बाद वो भुला दी जाएगी। यदि लोक कथा जीवंत लोक कथा लिखनी है तो लेखक को विषय का चुनाव भी उतनी ही सतर्कता से करनी चाहिए। गोर्की ने गार्की जी ने जो लोक कथा का विषय का चुनाव किया है, बहुत बढ़िया किया है। और संवाद शैली में लिखी गई यह लोक कथा पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़े बड़े संवाद करने की पूरी क्षमता रख सकती है। लेकिन संक्षिप्त में उन्होंने जो बात कहने का प्रयास किया है वो अच्छा है। कम शब्दों में बड़ी बात कही जाए, यही बेहतर लघु कथा की पृष्ठभूमि होती है। कम शब्दों में आप कितनी बढ़िया बात कर सकते हैं, इसमें यही खूबी है। ये खूबी नहीं है कि आप कुछ व्याख्या करके कहानी में खूबी है। हालांकि आजकल कहानियां भी बड़ी बड़ी लिखी जा रही है। आजकल लोग बड़े बड़े कहानी लिखने वाले भी छोटे कहानी में सिमट आए हैं, और संपादक भी कहता है कि बहुत लंबी कहानियां नहीं भेजिए, लोग उबाऊ महसूस करते हैं। लघु कथा के साथ भी यही बात है। लंबी लघु कथा कोई पढ़ना नहीं चाहता। एक पन्ना से ऊपर की लघु कथा गई कि लोग कहता है कि बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यदि आपको एक पन्ना की या आधे पन्ने की लघु कथा मिल जाती है, उसको आप एक सांस में पढ़ लेते हैं, चाय पीते पीते पढ़ लेते हैं। लेकिन गौरगी जी को भी हम कहेंगे कि अच्छी लघु कथा होते हुए भी उन्होंने अंत जो किया है, अधिकांश यही गलती लोग करते हैं। उन्होंने जो अंत में लिखा है, मेरा मरा मुंह देखोगे, मेरा मरा मुंह देखोगे, बस यहीं पर समाज के साथ लघु कथा का अंत हो जाना चाहिए। क्योंकि यही एक मन को तिलमिला देने वाले वाक्य है, संवाद है। इसके बाद कुछ कहने का, आप जहां कुछ कहें कि आपकी सारी ऊपर का जितना संवेदना बन रही है पाठक के ऊपर, वो खत्म हो जाती है। लेखक तो कह दिया, मेरा मुंह देखोगे यहां होना चाहिए। इस संवाद के बाद यह लिखा जाना कि बिरादरी ने भूमिका के गुणों को दरकिनार कर दिया था। क्या जरूरत है, हम कहानी थोड़ी लिख रहे हैं, उसकी भूमिका को दरकिनार कर दिया था। अरे वो संवाद ही बतला देगा पाठक को, खुद दरकिनार किया तब तो। इसीलिए मुझे लगता है कि इन इन छोटी छोटी बातों पर यदि लघु कथाकार ध्यान दे आज के, तो कई अच्छी लघु कथाएं पढ़ी गई है। मुझे खुशी है कि 21वीं सदी शताब्दी में आकर भी लघु कथाएं पीछे की ओर नहीं लौट रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। बस ये छोटी छोटी बातों पर नए लेखकों को ध्यान देना चाहिए कि उसका अंत हम किस तरह करें। मुझे लगता है कि आज की गोष्ठी की यह विशेषता होनी चाहिए, और हमने इसी अंत पर ज्यादा ध्यान दिया है, शीर्षक और अंत पर। यह बात आपको बहुत कम लोग बोलेंगे। आप तमाम लेख पढ़ जाइए, इस बात को बोलने वाले बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि खुद लोग गलती कर रहे होते हैं। बोलेगा तो सोचेगा कि तो हम ही फंस जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को अपने मन से भी लगातार बोलता हूँ कि लघु कथा को प्रभावकारी बनाना है, तो उसके अंत पर आप ध्यान अवश्य दीजिए। ऐसे ही एक बेहतरीन लघु कथा है, चर्चित लघु कथा लेखिका जो हमारे सामने बैठी है, सोचकर, डॉक्टर मंजू सक्सेना। डॉक्टर मंजू सक्सेना की लघु कथा हमने पढ़ा, आदतन अभी सुना भी, और लघु कथा के सारे मानक तत्व इस लघु कथा में पिरोया हुआ है। मैंने इसलिए कहा कि इस लघु कथा को आप पढ़िएगा तो उससे कुछ लघु कथा ऐसी होनी चाहिए ना, मानक लघु कथा जिसको हम कह सके हाँ लघु कथा ऐसी होनी चाहिए, ऐसे लिखिए। इसे 5-6 लघु कथा इस तरह का आई है जिसको देखकर कह सकता आदमी कि इस तरह लघु कथा लिखिए तो आप बढ़िया लिखिएगा। इसमें सारे तत्व मौजूद है। मंजू सक्सेना लंबी लंबी कहानियां लिखती हैं, संहिता से मुक्ता तक कहां कहां प्रकाशित हो गई है। इनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि इतनी बढ़िया लघु कथा लिख लेगी। बड़ी बड़ी लिखने वाला आदमी कैसे लिख लिया भाई। यदि कोई मुखछंद कविता लिखने वाला गजल लिख रहे तो बड़ी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उन्होंने इसका निर्वाह किया है। हम मंजू सक्सेना जी को अलग से विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं आज की श्रेष्ठ लोक कथा को प्रस्तुत करने के लिए।
जब आदमी दूसरे की गलती को आत्मसात कर लेता है तो किस तरह वह आत्मसंवाद करता है। उन्होंने आत्मसंवाद करते हुए इस बात को प्रकट किया है। यह इस लघु कथा की विशेषता है। आत्मसंवाद वो किस तरह कर रहा है। जितना सुंदर उनका आरंभ हुआ है, अंत भी उतना ही असरदार है इस लघु कथा में। और क्या लिखिए हम नहीं कर सकते। आज जो पढ़ी गई उनकी लघु कथा है, इसका अंत और शीर्षक भी उतना ही बेहतर है। कुल मिलाकर आज पढ़ी गई लघु कथाओं में मंजू सक्सेना के आदतन को भी शामिल किया जा सकता। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ यही लघु कथा बहुत अच्छी है। इसका अतिरिक्त में हमने 2-4 बताया, जैसे गार्गी है और भी एक नाम बताए थे। 5-6 लघु कथाएं बहुत अच्छी आई है। इस लघु कथा समंदर में हमने कुछ लघु कथाएं आपने जो चुन कर यहाँ आज प्रस्तुत किया, काबिल तारीफ है। हम उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लघु कथा का इस बेहतर प्रयास करने के लिए। मुझे लगता है कि मैं कुछ अधिक बोल गया हूँ, तो हम क्षमा चाहेंगे। मुझे मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि शायद इस माध्यम से हम कुछ बेहतर आपको कह पाए, इसलिए हमने इस बात किया। बहुत इसके साथ हम जानकारी आपने दी। अब इसमें हमारा ये हमारी लघु कथा की नहीं हुई समीक्षा। 1 मिनट रह गया है, तो मैं आपके आपको एक बार और कष्ट दूंगी कि एक बार और आप लोग इस लिंक पर आ जाइए। मैं इसको बंद करती हूँ। मेरी कथा का भी नहीं हुआ। मेरी कथा का भी नहीं हुआ है। अभी आप दूसरी बार आ जाइए।